हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर, जो हमारे चैप्टर होंगे प्रकाश का परावर्तन। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पूरा उम्मीद है कि जब इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो भाई आप लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का थ्योरी ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए, ज़्यादा हम लोग समय न लें, क्योंकि इसमें 50 सब्जेक्टिव को करना है और साथ में हम लोग इसका कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर थोड़ा अधिक एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है, अगर हम एक्सप्लेन के साथ कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से अगर कवर कर लें तो जल्दी दिमाग से नहीं भूलता, और जो सिंपल ज़्यादा होता है उसको हम लोग तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन जहाँ लगे कि नहीं थोड़ा इसको समझना ज़रूरी है तो वहाँ पर हमें समय देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पहला क्लास का क्वेश्चन, यानी इस क्लास का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट कर है कि अवतल दर्पण है, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछ रहा है कि अवतल दर्पण क्या है। तो हम सभी जानते भी हैं कि अवतल दर्पण को हम लोग अन्य रूप में क्या बोलते हैं, अभिसारी। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है जी, अभिसारी। और क्यों ये अभिसारी पड़ा था ये पता है, क्योंकि इस दर्पण में खूबी क्या होती है कि जब भी इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती हैं तो जितना भी आएंगी उन सबको क्या करेगा, ये परावर्तित करके एक बिंदु पर कहीं ना कहीं मिला देता है। तो इसी वजह से इसका नाम बन गया था क्या, अभिसारी दर्पण। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, यह है अभिसारी। अगर इसी के जगह पे उत्तल रहता तो हम लोग क्या आंसर दे देते, उस कंडीशन में ये हो जाता अपसारी, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हम लोग अगला की तरफ और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है जी, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, ध्यान रखना है, महत्तम पूछ रहा है। महत्तम मतलब क्या, अधिक से अधिक एक उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन भी है, 2, 1, हाफ है और अनंत है। तो हम सभी को ये पता है कि उत्तल दर्पण जो होगा वो अपना प्रतिबिंब कैसे बनाता है, सीधा बनाता है। ये तो हमें पता है भी किया है, ठीक है ना। तो सीधा प्रतिबिंब बना दिया, और जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्लस में ही होगा। उल्टा प्रतिबिंब का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस अगर हम गिनती भी शुरू करें, प्लस की गिनती, तो कहाँ से लेकर चलते हैं हम लोग, 0 से, 0, 1 ऐसे करके लेकर चलते हैं। आखिर 0 से हम लोग इधर आ जाएं तो माइनस हो जाएगा, और माइनस की जो गिनती होगी वो किसके लिए होगा, अवतल दर्पण के लिए। तो उत्तल हमारे प्लस में हो गए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो ये हमारे प्लस को 2, 3, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 भी ऑप्शन दे दिया है, हाफ भी है। अब हम कैसे करें, तो ये बताइए कि आवर्धन का हमारा अगर सूत्र देखा जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी इस उत्तल दर्पण में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमारा जो वस्तु होता है इससे कहीं ना कहीं हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा ही बनता है। ये तो बात क्लियर है सर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ ना कुछ जो भी होगा वो छोटा होगा। मान लिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 ही है, लेकिन वस्तु उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा मान से हम भागा देंगे, कोई भी बड़ा मान ले लिया जाए, क्योंकि वस्तु तो हमेशा बड़ा रहेगा, ये तो क्लियर है। और हमारा सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु तो हमेशा बड़ा होगा, प्रतिबिंब की अपेक्षा कभी ना कभी वस्तु बड़ा ही रहेगा। तो जब भी हम छोटा मान से बड़ा मान में हम क्या करें, ऐसे डिवीजन करें, यानी छोटा में बड़ा से भागा करें, तो उसका आंसर तो हमेशा 0 से ही कहानी शुरू होगी, 0 पॉइंट कुछ भी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बराबर हो भी जाए ना, अगर ये प्रतिबिंब इसके बराबर भी हो जाए तो खूब से खूब 1 हो सकता है। मान लीजिए अपवाद में हम सोच रहे हैं कि प्रतिबिंब भी बराबर हो गया, क्या हो गया, प्रतिबिंब भी बराबर, तो ऊपर भी और नीचे बराबर मान होके अगर कट भी जाए तो 1 आएगा, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है। तो इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। उससे कम में जाएंगे तो हमारे पास 0 आ सकता है, 0 पॉइंट कुछ हो सकता है,
जीरो तो नहीं, मतलब 0 पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं आएगा भाई। सर कैसे 2 नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही रहेगा और वस्तु बड़ा ही होगा। तो छोटा में अब बड़ा से भागा दिया जाए तो भाई कभी भी आपको लगता है कि उतना पहुँचे? तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया। हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जहाँ अगर डाउट होता है भाई तो उसको थोड़ा कमेंट करिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है समझने में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, करे कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए। ओ गॉड, ये क्या कर दिया है, तो तोड़ रहा है जी। देखिए तो मान लीजिए कि मेरा पूरा अवतल दर्पण है और इसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ टकराव होता है? इस वाले हिस्से से ज़्यादा से ज़्यादा इसी में होता है। लेकिन ये कह रहा है कि आधा भाग तोड़ दिया जाए, यानी इतना हम तोड़ दें अगर, तो फिर तो इमेज तो हमारा कहीं ना कहीं बनेगा। क्योंकि इमेज कहाँ बनाएगा? इधर हमारा बनाता है। इमेज हमारा अधिक तौर पे देखा जाए तो इसी साइड में बनेगा, इधर ही बनता है कहीं ना कहीं, वास्तविक जो भी हो, चाहे कभी इस पे भी बन जाएगा। तो हमको ये पता है कि इमेज बनेगा क्योंकि हमारा यहाँ से ना परावर्तन हो रहा है जी, यहाँ से ना हमारी किरणें परावर्तित हो रहा है, नीचे वाला से तो हमारा मतलब है नहीं। अगर नीचे रखते हैं तो फिर ऊपर तोड़ना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि हम वस्तु इधर रख रहे हैं, आप इसका प्रतिबिंब इमेज इधर बनेगा, तो अब हमको क्या लग रहा है? ऑप्शन के मुताबिक सीधा बनेगा। ये तो कहानी ही इसका नहीं है सीधा का। आधा बनेगा, ये भी सर आधा का मतलब क्या? ये भी थोड़ा सा डाउट में लग रहा है। हाँ, कम तीव्र बनेगा क्योंकि इस दर्पण का एक तो क्षेत्रफल कम हो गया, आधा तो क्षेत्रफल ही कम हो गया। तो भाई ये जो कट गए हैं वो लोग तो प्रकाश पर थोड़ा भी अपना प्रभाव नहीं देंगे। तनियो मनी कुछ भेजते हैं ना कि भाई प्रकाश जी हम भेज रहे हैं तुम्हारे वस्तु को, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तीव्र रखते हैं। लेकिन ये भी टूट गया तो टूटने से अपना पावर तो कम कर दिया। अब हम ही लोग एक दर्पण के सामने जाएं तो पूरा एक दर्पण में अपने आप को देखें ऐसे, तो कितना बढ़िया दिखेगा। अगर कोई आधा तोड़ दे तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, पूरा हमारा पार्ट्स नहीं दिखेगा, हल्का सा मैंने डाउन हो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश उधर से ज़्यादा परावर्तित नहीं करेगी। अब बड़ा दर्पण में बड़ा प्रकाश भेजेगा होने से कि लो भाई खूब थोड़ा हो जाओ गोरा, मस्त दिखो, है ना। तो आंसर हम कह सकते हैं कि कम तीव्र बनेगा, वजह कि इस दर्पण का क्षेत्रफल भी कम हो गया और ज़्यादा प्रकाश नहीं भेज पाएगा पहले की अपेक्षा। तो ये नहीं है कि इमेज ही नहीं बनेगा, बनेगा इमेज, ध्यान रखिएगा, इमेज बनने की कहानी ख़त्म नहीं होगी। ये देखिए कह रहा है क्या, तैलीय कागज होता है, तो हम लोग जानते ही हैं कि एक तेल लगा जो कागज होता है, किसका उदाहरण है? पारभासी का, जिसमें प्रकाश का कुछ अंश क्या हो जाता हो, आर पार हो जाता हो, ठीक है। तो तैलीय कागज मतलब वही तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच, ये सब के सब पारभासी होते हैं। क्लियर ना? ये तो आसान था, इस पे ज़्यादा हम डिस्कशन क्या कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? अक्ष की बात कह रहा है, ध्यान रखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से। अब यहाँ पर हमको 2 तरह के आंसर देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ये गोलीय दर्पण है, समझ लीजिए ऐसे कुछ। गोलीय दर्पण में हम लोग जानते ही हैं कि एक उसका भाग बाहर से पेंट रहेगा, एक इसका अंदर से, या परावर्तक सतह भी देखा जाए। तो अक्ष की बात कर रहे तो अजीब नहीं लग रहा है? अगर अक्ष कहता तो कहीं ना कहीं एक्स डैश भी हो सकता था या एक्स वाई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बात लिखता कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं, तब थोड़ा लगता है कि हमारा वक्रता केंद्र मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अगर ओनली फॉर। लेकिन अक्ष कह रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अक्ष का मतलब क्या हो रहा है। अगर ये ध्यान रखना है, अक्ष भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं सी से ही गुजर रहा है। थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया जाए तो ये अक्ष भी जो मुख्य अक्ष होता है, ये भी कहाँ से गुजर रहा है? सी से होते हुए। यहाँ भी गुजरता है तो ध्रुव से होते हुए। अब यहाँ तो पी भी दिया है, ओ भी दिया है, एफ भी दिया है। तो भाई अब हम लोग किसको आंसर मारें? आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा। हमारे हिसाब से अगर केंद्र की बात आ गया है, वक्रता केंद्र, तो इसको देखते हुए हम सी आंसर मार रहे हैं। अब आप अपना विचार को दीजिएगा कमेंट में, हो सकता है किसी का विचार सही निकल जाए। हम भी देखिए भाई, ऐसा नहीं कि हमारा सही हो जाए, गलती भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा ही है कि हम क्या दिमाग लगाएं।
जितना लगाना था उतना लगाएं। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है जी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कभी कभी ये वैल्यू को किलोमीटर में भी अगर पूछ दे तो क्या कह सकते हैं हम इसको अगर चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग भागा करके क्या में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर में 1000 से। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रकाश है 1 मिनट में कितना दूर तक जा सकता है। सॉरी सेकेंड की बात है ना, मिनट कह दी। 1 सेकेंड में कितना दूर तक जा सकता है। देखिए तो 3 पर 8 गो 0, हाँ ध्यान रखिए, इतना मीटर। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर हमारे प्रकाश जी 1 सेकेंड में जा सकते हैं। इतना इनके पास क्षमता है। यानी इस पूरे पृथ्वी पर कहें या इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति जैसा कोई वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणिक खोज नहीं हुई। ये तो लोग बुझावल में कहते हैं कि मानव मस्तिष्क का सोच होता है, वो तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित जो है प्रकाश की चाल ही है जो सबसे अधिक चल सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना। उसके बाद अभी तक हमको जानकारी नहीं है। तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद है आप लोग ये तो समझ ही रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे। भाई साहब जो मरीज होते हैं उनका डॉक्टर क्या करते हैं, मान लीजिए कि अंदर के हिस्सा देखना चाहते हैं, कोई दांत में गड़बड़ी है तो एक छोटा सा लिए रहते हैं, उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है और उसी को मुंह में करके चारों ओर घुमा के देख लेते हैं कहाँ कहाँ दांत में क्या दिक्कत है। तो ये तो आसान सा भी है, अवतल दर्पण आप लोग जानते भी हैं, इसका ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए तो क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच में रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ये तो वही है सर, फर्स्ट वाला जो अपवाद करता है, याद आ रहा है ना आप लोगों को। ये है हमारा ध्रुव और ये है हमारा मुख्य फोकस और इसी के बीच में क्या रखते हैं, वस्तु। तो यही वो एक ऐसा स्थिति होता है अवतल दर्पण में कि अपने सारे प्रतिबिंब से विपरीत कार्य करता है। क्योंकि अवतल दर्पण को हम लोग कैसे जानते हैं, इसमें वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन ये क्या कह रहा है जी, कहाँ रख रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग का गड़बड़ी हो जाए सिस्टम। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो ये तो इमेज इधर बनता है ना, ऐसे याद आ रहे हैं किसी को। ये तो काल्पनिक हो गए और साथ में सीधा भी हो गए, वस्तु से बड़ा भी हो गए। ये अपवाद वाला है कंडीशन। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है आभासी और सीधा, ये तो सही लग रहा है। लेकिन काल्पनिक और सीधा ये भी सही लग रहा है। आभासी काल्पनिक की भी तो भाई दोनों तो बतिया हुए है, काल्पनिक वर्ड और आभासी वर्ड में कोई बदलाव तो थोड़े है। तो सुनिए ना, हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं वो को, इसको क्या किया जाए, इसको मान लीजिए कि ये काल्पनिक न होकर ये क्या लिख दिया है, वास्तविक लिख दिया है, क्योंकि अब थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो ये वास्तविक टाइपिंग मिस्टेक है भाई, चीज़ों को समझिए। तो अवतल में जब हम यहाँ रखते हैं किसी वस्तु को, यानी ध्रुव और क्या है मुख्य फोकस के बीच में, तो उस कंडीशन में इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये बनता होगा, हमारा कहानी है सीधा का, साथ में काल्पनिक भी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस हिसाब से हम आंसर मान लेते हैं अपना बिफोर बॉय, पहले ऑप्शन में है, इसीलिए ये ना कि सर आप कहें सी को ही चेंज किए, वो भाई पहले ही बी आ गया था, तब उसको कहें कि हम चेंज करें, किसी आएगा ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। अब बताइए भैया, समतल दर्पण जो हमारा है ये कुछ ऐसे है, इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि फोकस पता कैसे करते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, तो पता है ही। और वक्रता त्रिज्या कैसे आकृति में बनेगा, त्रिज्या कहाँ बन सकता है, गोलाकार आकृति में। यही जो से हमारा दिमाग काम कर रहा है कि गोलाकार आकृति तो है भी नहीं किया है समतल दर्पण, तो इनमें तो यही तरह नहीं हमारा बुझा रहे त्रिज्या।
लेकिन जब प्रकाश इस पर आता है, इस पर समांतर रूप से प्रकाश आता है, तो ये भाई साहब क्या करता है, अपना समांतरे परावर्तित कर देगा। जैसे भी प्रकाश इस पर आएंगे तो जब परावर्तित कर देगा तो इसकी त्रिज्या हम कहाँ से निकालें, इसकी त्रिज्या कहाँ मिलेगा। जैसे हमारा दर्पण था इसमें, तो इसमें हम लोग निकाल लेते थे कि ये ध्रुव रहता था, ये हमारा मुख्य फोकस होता था, इधर हमारा क्या होता था सेंटर, तो हम लोग निकाल लेते थे। याद आ रहा है ना, पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ से निकाल लेते थे कि ये वक्रता केंद्र है। लेकिन सर हमें कहाँ वक्रता केंद्र मिलेगा, हमें तो पता ही नहीं चला कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ से मापे हम, फोकस कहाँ जाएगा, इसका सेंटर किधर जाएगा। तो भाई ये बहुत दूर अनंत तक चला जाएगा, इसकी त्रिज्याएँ हमारी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि है ना तो त्रिज्या मिल जाएगा, लेकिन हमें कहाँ मिलेगा, हम किधर खोजेंगे। पहला नंबर तो गोल है नहीं इसमें, वक्रता के तो नाम आया नहीं है। तो यूँ समझिए कि इसका जब प्रकाश इस पे आता है समांतर, तो परावर्तित भी कर देता है समांतर। तो अब ये जाकर कहाँ मिलेंगे किरणें, आपस में दो जगह कहीं काटेंगे तब है ना, दोनों आपस में कब काटेंगे तब ना होगा भाई। तो वहाँ गया तो वहाँ कहाँ जा सकता है, अनंत पे जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जा रहा है, याद तो हम किए हैं, रट्टा तो मार लिए हैं कि इतना होता है, लेकिन कैसे होता है तब आप कहें कि वही होता है जो मंजूर है, खुदा होता है। तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ज़रूर होता है। आप समझ लीजिए, एक तो कहते ही हम लोग जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, तो उसका वही होता है जो मंजूर है, खुदा होता है। तो बड़ी अजीब बात है ना, ये कैसा नियम हम लोग लगा दे रहे हैं ना जी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, तो चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं। दर्पण अगर हो तो बता दीजिए, अवतल के चित्र बनाने में मजा आता है ना, चाहे उतलो ले लीजिए। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं उतल भाई, खिसियाए हैं। तो जितने भी हमारे दर्पण हैं जिसमें अवतल उतल की बात हो रही है, तो इनमें चिन्ह परिपाटी के हिसाब से दूरियां कहाँ माप लेते हैं हम लोग, ध्रुव से मापते हैं ना, पी से। ये मेन है भाई, पोल। वो आदमी था गुस्सा में, क्या किया ना कि पोल पे चढ़ गया। पोल नहीं होता हम लोग के आसपास लाइन वाला खंबा वाला, अब गुस्सा में चढ़ गया पोल पे। अब आसपास लोग जुट के करे भाई गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो। अब वो गुस्सा थूकने में थूक दिया नीचे, तो ले और ही नीचे किसी का पड़ गया, वो बेचारा गुस्सा हो गया, वो लगा पोल पे चढ़ने। तो एक तो बेचारा गुस्सा में वो उसको थूकवाया जा रहा था, इहो चढ़ भी, इहो थूक गया, तो फिर कौन पड़ेगा। तो ऐसे करते करते तो पूरा पुलवे पे सब छेक लेगा, पुलवे का बार देगा सब मिल के। ये तो बड़ा अजीब तरह के थॉट्स बना दिया ये लोग ना जी, क्योंकि गुस्सा थूका तो नीचे पड़बे करेगा, क्योंकि वो जो सब जुटा हुआ है ऐसे उतार रहा है आदमी को। अजीब अजीब तरह के लोग रहते हैं ना इस धरती पर। तो कहाँ से मापेंगे हम लोग, ध्रुव से माप लेंगे। चलिए बढ़िया बात है, आगे बढ़ा जाए। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम हम लोग को भी पता है ना कि प्रकाश के चलने के आधार पे पदार्थ को कब भागों में बांट दिए थे, 3 भागों में। एक का नाम क्या बनाए थे, पारदर्शी। याद आ रहा है कुछ कुछ, एगो हो गया था पारदर्शी, एगो क्या हो गया था अपारदर्शी, ठीक है, और एगो क्या था बता दीजिए, पारभासी। ठीक है सर, तो इस तरीका से पारभासी में कैसे रहता है, चलिए ना ऐसे लिख देते हैं। तो देखा जाए कि प्रकाश के आधार पे ये पदार्थ 3 तरह के बंट गए थे, जिनमें से प्रकाश पूरा तरह चल गया तो पारदर्शी बन गया था, जिसके हवा जल ले लिए थे हम लोग। अपारदर्शी वहीं जिसमें थोड़ा थोड़ा जा रहा था, जैसे अभी तैलीय लगा कागज की बात हुई थी। और पारभासी है तो ईंट पत्थर वाला कहानी है, इसमें तो जाएगा नहीं। तो इसके आधार पे प्रकाशिक माध्यम का प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। तो ये मस्त क्वेश्चन था, ये कोई भारी भरकम नहीं है, ये कुल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्या कर रहा है जी, गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। बाहर की तरफ वक्रित मतलब समझते हैं, वक्र रेखा समझते हैं आप लोग, ऐसी जो रेखाएं होती हैं वक्र होती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ये रेखाएं समांतर होती हैं, ये कुल तब पढ़े हैं। ठीक है, बाहर की तरफ वक्रित हो, तो इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करें, वक्रित का मतलब मान लिया जाए परावर्तक सतह। ट्रिक याद रखने के लिए परावर्तक सतह, क्योंकि वह बतिया ही है, घुमा फिरा के पूछ दिया है। तो गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ जिसका परावर्तक सतह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बाहर के तरफ। देखिए तो है ना, है वक्रित मतलब वह बात हो रहा है जी। देखिए वक्रित माने बाहर से वक्रित है, इसे बन रहा है ना वक्र, कर्व रेखा जैसा।
तो बाहर की तरफ परावर्तक समझ लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो किसका नाम होगा? उत्तल दर्पण का, जिसका बाहरी सतह क्या रहे? परावर्तित करने वाला हो और उसका आंतरिक भाग पेंट किया गया हो। तो ये थोड़ा सा उलझाने के लिए पूछ दिया था। वक्रित, ऐसे लग रहा है बकरीत कर दे रहा है ना, बकरीत नाम दे रहा है। ये क्या कर रहा है जी? सूर्य से जो प्रकाश आएंगे उनके संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। यानी हमारे सूर्य जो हैं, ये सूर्य जी, इनसे अगर प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है जी? प्रकाश आ रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे? किसी हैंड लेंस की सहायता से, मान लीजिए मेरे पास कोई हैंड लेंस है, ये इस तरीक़ा से, इस हैंड लेंस के सहायता से कहीं एक जगह पे केंद्रित किया जाए। मान लीजिए इसे समझाने के लिए इसे बनाया है। एक जगह अगर कहीं केंद्रित किया जाए और इसका फोकस पर क्या रखें? अब तो लेंस की बात आ गई, बात तो दर्पण की हो रही है। ये तो इसमें ना ही कोई दर्पण दिया है ना ही कोई लेंस दिया है, ये बात का ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पर ऐसे समझिए ना, कहाँ है कि ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ऐसे समझा जाए कि अगर प्रकाश के किरण को एक जगह इकट्ठा करें, चाहे वो लेंस के माध्यम से करें या चाहे वो दर्पण के माध्यम से, तो इकट्ठा होने पर वो प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो किसको जला सकती है? ये बताइए, ऐसा समझिए। क्या ज़्यादा हम लोग भारी भरकम बात कर रहे हैं? तो पहले ही आंसर दिख रहा है, कागज़ को तो जलाइए देगी। बचपन में हम लोग करवे किए हैं कुल काम। कई बार हम लोग कागज़ के टुकड़ा अष्टमेन बॉक्स में मिलता था लेंस, उससे हम लोग जला देते थे। तो कागज़ के टुकड़ा ही जलेगा भाई, पत्थर तो जलेगा नहीं, लोहा के चूर्ण तो जलेगा ही नहीं, बालू के भी कण नहीं जलेंगे। तो तब बिना कम दिमाग वाला आदमी सोच सकता है कि अरे अच्छा, सूर्य के प्रकाश ले कागज़ जलाएंगे, हमें कौन ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है? क्या जी? ये देखिए क्या कह रहा है, ये तो फेमस क्वेश्चन है ना। वाहनों के साइड मिरर, पीछे देखने के लिए कहीं कहीं लिखता है पश्य दृश्य। क्या लिखता है? पश्य दृश्य। तो लोग भुला जाते हैं कि पश्य दृश्य क्या है भाई। पीछे के देखने वाले साइड मिरर, जो लिखा है ना अंग्रेजी साइड मिरर, इसको हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं पश्य दृश्य। तो पीछे की चीज़ों को देखना होगा तो भाई ड्राइवर अपना जो गाड़ी चलाता है उसके सामने लगे रहते हैं ना ऐसे, चाहे वो मोटरसाइकिल में हो या अन्य वाहन में हो। तो जब गाड़ी चलाते हैं तो उनके सामने दो लगा रहता है, पीछे को हेने से ताक सकता है, को हेने से। तो वो तो हम लोग जान ही रहे हैं क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्यों होगा सर? ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि भाई इसमें आप लोगों को पता भी है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब में बनता है वो छोटा बनता है और सीधा भी बनता है और थोड़ा विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है। विस्तृत क्षेत्र माने वस्तु उसमें बढ़िया से दिखाई दे देगी, ये ना कि वस्तुएं इतना बड़ हो जाए कि दर्पण वे छोटी को होने लगे, तो भाई धक्का वक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए अगर दर्पण इतना बड़े को है और वस्तु दिखेगी इतना एरिया में, तो भाई हई सब क्षेत्र मिला ना इसको हेने से बढ़िया से देखने के लिए हर एंगल से, तो ये कहलाता है विस्तृत क्षेत्र मिल गया इसको। अब ही ना हो कि हत्ते को दर्पण हो और वस्तु दिख रही हत्ते को, तो भैया क्षेत्र मिला कहाँ? हेने कुल भाग तो कटने लगा, हेने का हिस्सा कटने लगा। ये मतलब था, समझना है तो ऐसे समझिए ताकि बाउंस न करे हम लोगों को। ये देखिए लाइट वाइट भी कर रहे, कट रहे हैं क्या? आगे समझिए। प्रकाश गमन करता है, ये तो आप लोग आंसर दे देंगे ना, प्रकाश गमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सब जान ही रहे हैं कि प्रकाश कैसे गमन करेगा। हाँ, बड़े लेवल पे जाएंगे ना, अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश कैसे गमन करता है, लेकिन बड़ा लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग होता है बात का, उसमें कुछ गहराई से पहुंचते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये आप बता सकते हैं। पीछे हम लोग बात कर लिए हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हम समझा दिए हैं पीछे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कौन दर्पण का सूत्र होता है? तो दर्पण का सूत्र हम लोग को पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या इसी को हेने भी रख देता है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये केनहू से कान हेने होने से पकड़वा दे, जहाँ पर f क्या बताता था? फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी बताती थी। अगर भूल चूक करके कोई माइनस लगा दिया तो हो गया क्या? लेंस सूत्र बन गया। क्लियर ना? ये लेंस सूत्र बन जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है दर्पण, मिरर फार्मूला में क्या होता है? प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, बाकी वैल्यू वहीं रहता है। मैंने जो पद आए हैं UVF का वो वहीं रहेंगे। ठीक है, चिन्ह तो बदलते रहते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार।
ये देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा तो कौन दर्पण है। अब भाई साहब कह रहा है कि कौनों ऐसा जगह पे रखें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा तो सीधा होगा, ये ना कि जगह बदले तो वस्तु उल्टा बन जाए। तो हम लोग को समतल भी पता है कि समतल में भी हर स्थिति में क्या होता है, सीधा ही बनता है, और उत्तल भी है, सीधा के लिए फेमस है। तो दोनों दर्पण हमारा क्या होगा, इसमें आंसर में आ जाएगा। तो दोनों दे रहा है क्या, हाँ, या तो समतल या तो उत्तल। ये तो सही हो गया हमारा आंसर, डी फॉर डॉग या डी फॉर डैडी, ठीक है ना। दोनों हो गया, डाई मने दोनों, कि डाई मने मरना भी होता है। चलिए समझिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ये भी तो हम लोग का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कांच दिया है, पानी दिया है, लोहा दिया है, निर्वात दिया है। तो लोहा में तो प्रकाश भाई चलवे नहीं करेगा, कांच में तो यही तरह कम होगा। 90 है कांच, कांच माने कम, कितना तो वो सर जी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पानी माने जल, जल माने ज़्यादा, अधिक का नहीं समझ सकते हैं जल माने ज़्यादा, ऐसे लिख लीजिए ना ट्रिक के लिए। कांच माने कम, जल माने ज़्यादा, तो कितना जल से जल करे, कांच से तो हमेशा ज़्यादा ही ना रहेगा, तो 2.25 बतिया हुए रहेगा वो। अब निर्वात है या हवा भी होता है इसी के आसपास में, तो इनका कितना हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होगा चाल ये कहाँ होगा, इस वाले में होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। का इस सेव कर दिए का जी, हम अजीब अजीब केने केने ऑप्शन टिपा जा रहा है मेरे से, किसी आ गया क्या मेरे ऊपर ही। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा होगा, बता दीजिए। हमारे सूर्य जी जो हैं दूर के नहीं है, चंदा मामा दूर के, सूर्य तो उनसे भी दूर के हैं। अब मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पे हैं, तो यहाँ जब आएगा प्रकाश तो कैसे आएगा, सीधी रेखा में, और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर के रूप में आते हैं। सूर्य के जो प्रकाश होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे आते हैं, समांतर आते हैं। और हम लोग धरती पर रहते हैं, पृथ्वी है ये, धरती में यह है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें चलेगी वो कैसे चलती है, एक दूसरे के समांतर में चलती है। ये ना हो कि ऐसे भी एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आके पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है, तो ऐसे तो आदमी के ये डाउट लग जाए कि सर ये तो अपसरित हो जा रहा है ना, आके पूरे पृथ्वी पर फैल जा रहा है। लेकिन ये बात सत्य कह रहा है कि पृथ्वी पर आगे ऐसे हो गया, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसे होगा भाई, किरणों का समूह आपस में कैसे होगा। प्रकाश पुंज माने किरणों के समूह जो होते हैं वो कैसे आपस में रहेंगे, तो ये लोग आपस में रहेंगे क्या, समांतर रहेंगे। लेकिन धरती पे फैलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपसारी हो जाएंगे। इसीलिए कन्फ्यूजन में ये ऑप्शन और डाल दिया था। नहीं समझेंगे तो उल्टा सीधा मार देंगे आंसर, नहीं तो रट्टा मारे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है क्या जी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होना चाहिए। समतल दर्पण माने क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब भी जो भी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो ये तो बराबर होते हैं ना आपस में। आपस में जब बराबर होइए गए, यानी कि h' बराबर क्या h, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, ये लोग आपस में बराबर रहेंगे। ये तो हमारा समतल के सिद्धांत ही है। तो हम कह सकते हैं h' बटा में h के जगह पे क्या रख देंगे, h' रख देंगे, तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब के लिए चिन्ह क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये जो से हमारा आंसर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा भाई, 1 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये क्या कर रहा है जी, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। अवतल दर्पण के कौन ऐसा जगह है बता दीजिए, याद आ रहा होगा आप लोगों को ना। अवतल दर्पण में कहाँ रखते थे हम लोग, तो ये वहीं सेंटर है, इसी सेंटर पे, कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो सीधा खड़ा रहेंगे वही जे, तो टेढ़ा लग रहा है हल्का सा। इस बात का ध्यान कि एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो थोड़ा सीधा खड़ा हो जाएंगे, सीधा साधा आदमी बन के जाएंगे कि हम लोग परीक्षा देने आए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और मन में भले विचार उल्टा रखिएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे, मैंने ऐसा कह रहे हैं ट्रिक याद कर रखने के लिए।
तो इस तरीक़ा से हमारा देखा जाए कि सेंटर पे ना वस्तु रखते हैं तो सीधा या उल्टा बनता है, और सीधा उल्टा कर रहे हैं, उल्टा बनता है वास्तविक बनता है, और बराबर तो वक्रता केंद्र होगा इसका आंसर ना। चलिए ये सब आसान था, कोई भारी भरकम नहीं है, ये चैप्टर भी आसान होगा तो इसका भारी भरकम पढ़ाई कहाँ से होगा। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है जी? छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो सीधा तो है जो, लेकिन आवर्धित, आवर्धित मतलब सर क्या होता है? तो ये तो हम लोग जानते ही होंगे कि ये बड़ा होता है, मैग्नीफाइंग, अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीफाइंग, जो भी है बड़ा होता है। उल्टा की तो बातें नहीं, फिर है वो में सीधा, लेकिन इसमें क्या लिखा है? हरासित लिखा है ना। समझ में आ रहा है वर्ड? थोड़ा सा नहीं बोलते हरासमेंट हो गया है। कभी कभी कोई काम करके या कुछ ऐसा वर्क कर लेते, कहता थोड़ा हरास हो गया है मेरे को, तो कम हो गया है माने कुछ छोटा हो गया है, यूँ समझिए। तो इस तरीक़ा से हमारा आंसर ये होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए ऐसा वर्ड लिख दिया था, आवर्धित, ये हरासित या जो भी है, ये अपने से हम समझ जाएंगे कि ये कम कह रहा है ना। ये क्या कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण है, फोकस दूरी इनकी कितना है? फोकस दूरी जो है प्लस में दिया है 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही प्लस की बात आ जाएगी तो ध्यान रखना है कि उत्तल है। प्लस अगर आ गया तो क्या है जी? उत्तल है, ठीक है ना। अरे कैसे लिख रहे हैं? उत्तल। अगर माइनस आ जाए तो ये क्या है भाई? ये है अवतल, ठीक है। और भाई कभी कभी अपवाद में इहो प्लस ले लेता है एक बार, ठीक है ना। तो अपवाद वाले बात को तो छोड़ ही दिया जाए, लेकिन हर बार कसम खाइएगा कि उत्तल का चिन्ह क्या रखेंगे हम लोग? प्लस रखेंगे। दर्पण रहेगा तो अवतल है तो कभी अपवाद में माइनस रखेंगे, माइनस कह रहे हैं, कभी अपवाद में प्लस रखेंगे ना, तो ज़्यादातर क्या रखेंगे? माइनस से रखेंगे। तो हमको आंसर क्या बताना है? ये तो उत्तल हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा निर्वात, जल, वायु और कांच। ये भाई साहब आपको बताएं पीछे, इसका आंसर दे लीजिएगा। कमेंटो तो नहीं मारिए, एगो दोगो फेंक दीजिए तनी, दो चार गोने से उठा के, तबे ना हम जानेंगे कि भाई मेहनत आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। ना तो देख लीजिए किसकी मेहनत हो रही है। जो जितना अपना कर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उनके हिसाब से ही तो उनको परिणाम मिलेंगे ना। इस प्रकृति में तो अन्याय होगे नहीं, हमारी कर्म है तो ज़रूर हमारे ऐसे होंगे कहानी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने वही बात है, जो साइड मिरर की पिछला देखना है चीज़ें, तो भाई मोटर गाड़ी चल रही है, आराम से गाड़ी चला रहे हैं, पीछे ताकना है उनको, तो उनके साइडे में लगा रहता है दर्पण। अभी ना कि मेन उसका कह दीजिए कि आगे वाला शीशा बात, तो भाई वो तो पारदर्शी है, उनमें तो देखना है ना कि सामने रोड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो पेंट वेंट थोड़े हुआ है। तो उसके सामने कौन रहता है? तो यहीं हमारा रहेगा क्या? उत्तल दर्पण। पीछे का देखना होगा तो कहीं कहीं बस उसमें देखते हैं ना कि वो ड्राइवर के सामने जो है ना ऊपर है, वो लगा देता है, वो अवतलो दर्पण लगा देता है। वो कभी कभी नहीं देखे बस में ड्राइवर चला रहे हैं ना, उनके कापरा के हल्का सा ऊपरा जो है लगा देता है, लेकिन अवतलो लगा देता है, उतलो लगा देता है कहीं कहीं, मैंने ऐसा उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा फेमस कौन है? तो हमारा उत्तल दर्पण है, चाहे साइड मिरर हो या चाहे जो भी पीछे का देखना हो, उत्तले फेमस है। कोनो लगा दे अपवाद में तो हम लोग क्या करें? कौन के? हम लोग के घर के का जी। ये देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किस प्रकार का प्रयोग होगा? अब हेडलाइट की बात कह रहा है। जो ट्रक व्रक है तो भाई उनके लाइट लगे रहते हैं ना, बड़े गो ऐसे बड़े बड़े भोभा टाइप के रहते हैं ना, रात के बढ़ता है तो उनका आकार ऐसा होता है लाइटवा का। तो उसी के अंदर छोटी को, मैंने छोटी को कहेंगे, बड़े को बल्ब लगे रहते हैं ऐसे। मान लीजिए कि इसको समझने के लिए हमें वो कुछ व्यवस्था बनाए। कैसे बनाए जी प्रभु? कार मान लीजिए वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वो? कार समझिए ऐसे, ये हमारा कार है, समझ लीजिए, माना कि ऐसे कुछ कार है, ये देखिए ऐसे कार है। तो भाई साहब है जी, कार का जो भी है, मान लीजिए ये लाइट वाला है, तो इसी में छोटी को क्या लगा दीजिए? बल्ब लगा दीजिए, ये ऐसे, और ये प्रकाश मारेगा ऐसे ना, बढ़ रहा है, खतरनाक है ये, समझ लीजिएगा, बढ़ रहा है। तो भाई साहब ये जो आकृति आपको दिख रहा है कुछ ऐसे, अरे कहाँ से हो गया जी, कुछ आकृति जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, और इधर तो भाई कुछ ना कुछ पेंट होगा बाहर। अब प्रकाश जब भी फेंकना है बाहर तो इसमें का जो बल्ब जलेंगे ऐसे,
ये हमारे बल्ब हैं भैया। तो इन बल्ब को क्या करेगा, ये परावर्तित करके ना ये वाला हिस्सा होने बाहरी भेजेगा। तो जिसका आंतरिक भाग में क्या हो, परावर्तन करने वाला हो, तो क्या बनता है, अवतल दर्पण होता है। इस बात का तो पता है ही। तो अंदर से परावर्तित करके भेज देता है। हम एगो और ही चित्र में दिखाएंगे, आगे सर्च लाइट एगो लाएंगे, उसी में समझा देंगे और ही बढ़िया से। हेजी तो हमें लग रहा है समझ गए होंगे, टेंशन नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये तो काल्पनिक बनता है, इसमें क्या चर्चा करना है। प्रकाश के किरण का पथ जो है, अच्छा यही बात सही कह रहे हैं कि प्रकाश जब चलेगी तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, क्या भूत पिशाच वृत्त बना के दिखाएंगे, क्या वर्ग बना के दिखाएंगे, या त्रिभुज बना के दिखाएंगे। प्रकाश जब चलेगा तो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम ऐसा कुछ मार्ग लेके चलते हैं, ऐसा पाई पार देते हैं और ऐसे दिखाते हैं इस तरीक़ा से। ये हिंट कर रहा है कि हेने से हेने जा रहा है, हेने से हेने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं बनाए तो पता नहीं चला कि कहने जा रहा है। तो उस आधार पे हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, किरण आरेख खींच देते हैं। जैसे ग्राफ होता है तो ये है किरण रे मतलब समझ रहे हैं, किरण हो गया, और आलेख ग्राफ मतलब वही है आरेख। तो यूँ समझ लीजिएगा, ऐसे हमें दिखाना पड़ता है, न तो वृत्त बना बना के प्रकाश को मत दिखाइएगा तो खिसी आ जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, बोल दीजिए। किरण है तो किरण के समूह को किरण पुंज कहेंगे। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है सर। हाँ, दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ये कुल बताने लायक नहीं है। इसका आंसर पे देख लीजिए क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है। कह रहा है कि दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, छोटुआ बना रहा है उत्तल। समझ में आ रहा है ना, छोटुआ भैया उत्तल जी हैं, इसको समझना जरूरी है। ये भाई साहब आ गए हैं तो आने दिया जाए इनको। क्या, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, जब एक भैया छोटू हैबे किए हैं, उनमें उत्तल होबे किया, तो ये बड़का भैया हैं, बड़का तो अवतल भैया हैं। इनको तो आप समझ ही रहे होंगे, इनके बारे में क्या ज़्यादा हम लोग चर्चा करें। ये कुल आसान क्वेश्चन दिया है ना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, ये सरीका कह दिए। ये ध्यान रखना है, दिया है कितना, 10 सेमी, और ये भी क्या है, फोकस दूरी, यानी एफ का मान दे दिया ना, तो चिन्ह क्या में, प्लस में। तो पहला नंबर तो प्लस की तो बात तो हो नहीं रहे। वक्रता त्रिज्या आर के मान बता दीजिए क्या होगा। तो बताइए एफ बराबर क्या होते हैं, r/2 होते हैं। तो आर के मान भाई निकालना ही है, ये तो दिया है यहाँ, इसका रख दीजिए तब 10 और यहाँ रख दीजिए r/2। तो ये चल जाए क्या है, गुणा में, यानी 10 दूनी कितना, 20। किसका मान है जी, आर का मान है 20। तो 20 कहने है, 20 हेने है, क्या ठीक है ना। चलिए आसान था, कोई भारी भरकम नहीं था। परावर्तन के नियम से क्या होते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, 2 नियम जिसमें एगो बत्तिया शामिल था। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ये सही है जी। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ये तो हम मार रहे हैं उल्टा काल्पनिक, ये समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमारे सीधा बनते हैं और डॉटेड लाइन से बनते हैं कुछ ऐसे, और वास्तविक प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनते हैं। तो इमेजिनेशन, ख्वाब देखना हमारा क्या होता है, आसान लगता है, सीधा लगता है। सपना सो करके कोई देख रहा है कि हमको रिजल्ट अपने आप में बेस्ट लाना है, वो केवल नींद में सपना में देख रहा है, तो उसका क्या है, उसका तो भाई देखना एकदम सीधा है, सपना है उसका। लेकिन जब मेहनत करने के बारी आएगा तो उल्टा कर देगा, उतना मेहनतें नहीं होगा। तो ख्वाब देखना सीधा हो गया, यानी कल्पना हो गया, लेकिन मेहनत करेगा तो थोड़ा सा उल्टा लगने लगेगा। ध्यान रखेगा, वो वास्तविक है भाई, असली चीज़ थोड़ा मेहनती होती है, थोड़ा उल्टा टाइप का लगता है। इसीलिए ख्वाब देखने वाले कल्पना में रह जाएंगे तो थोड़ा अजीब हो गया। हाँ, ये वाले बात पर ही समझाना था हमको। देखिए क्या कह रहा है, सर्च लाइट। सर्च मतलब कुछ खोजना है। मान लीजिए कोई चोर और भाग रहा है, कोनो खोज रहा है कि भाई केने चोरवा है, समझ रहा ना। तो सर्च लाइट ऐसा कुछ लाइट है, और आप देख सकते हैं इस लाइट में लिखा है 55 वाट के, भाई बड़ा भयंकर है। बार दीजिएगा तो एकदम हजोर हो जाएगा, केने भाग रहा है चोर, खोज रहे हैं उसको, या कोई वस्तु खोजना है। तो इसमें देखिए क्या है, ऐसे ही ना आकृति ऐसे है ना, बता रहे थे ना कि अंदर से परावर्तन करेगा। जब अंदर से क्या करेगा, परावर्तन, तो भाई उसका सतह परावर्तक क्या हो गया, अंदर हो गया। तो अंदर किसका होता है, अवतल दर्पण का। ये तो पीछे समझाना चाहते थे हेडलाइटवा में। हेडोलाइटवा में ऐसे ही ना होता है। हाँ, ये पार्ट्स नहीं रहता है, ऐसा सिस्टम ढांचा जो है, इसमें जो उजला टाइप के खांचा इसका दिख रहा है बनाया हुआ,
ढांचा के भाई का नाम खांचा है, तो ये ऐसे नहीं बनाया है ऐसे मुंह टाइप के। तो हेडलाइटों में भी ऐसा नहीं रहता है, वो प्लास्टिक के बनाया रहता है, पेंट उसका बहुत बढ़िया रहता है। कहीं कहीं उसमें धातु का भी यूज़ कर लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर प्लास्टिक का रहता है ना। तो इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण होगा ना। दाढ़ी बनाने में देख लीजिए जी, दाढ़ियों बना रहे हो भैया, देखिए भाई कितना मस्त दाढ़ी बना के अपना देख रहे हैं। अभी बनाने वाले हैं, सोच रहे हैं कि बनाए कि नहीं बनाए, अभी इनका मन नहीं बना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि थोड़ा दाढ़ी बनाना होगा तो अपने आप को तो नहीं बड़ा देखेंगे ताकि बढ़िया से बने ना, तो फिर जाएंगे बहरिया खराब बने तो लगेंगे लोग हंसने, ही दाढ़ी बनाया है, इसको टेढ़ा वेढ़ा बनवाया है। तो थोड़ा सा बढ़िया चित्र देखना होगा अपना, और अपना चित्र जब बढ़िया देखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए। क्लियर ना, क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा दिखता है, तनी मनी टेढ़ो मेढ़ होगा तो देख लेंगे बढ़िया से, काटने में दिक्कत ना होगा दाढ़ी उड़ीन को। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध, तो वही संबंध जो आप लोग जानते हैं, यानी क्या कहने है जी, एफ बराबर इक्वल, गलती लिखा है क्या जी, ये तो गड़बड़ा लगा है, अरे बाप रे बाप, क्या कह रहा है, यानी आर बराबर 2f, हाँ सही है, हाई हेजी से सही हो गया। देखिए क्या किया है, ई आर को अकेले करके हेजी कर दिया है 2f, यानी भाग वाला मान गुणा में ला दिया, तो ये सही हो गया। ये सोचा कि हम लोग नहीं जान पाएंगे, ये हम लोगों को हल्का में ले रहा है ना जी, हल्का में क्या ले रहे हो भाई, तुम्हारा आज बारी है, एक दिन हम लोग तुमको चुन चुन के आंसर में लिखेंगे, अगर आ जाओगे ना एग्जाम में तब हम लोग का बारी आएगा। क्या आज तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, तुम्हें तो चांद बनना है कोई तारा नहीं। तो अभी हम लोग का जंग जारी है, अभी हम लोग हार थोड़े मानेंगे, क्योंकि अभी हम लोग लड़ रहे हैं, और हमारी जंग जो है क्या है, परीक्षा है, और हम जो लड़ रहे हैं उसमें हमारे औजार क्या है, तो ये हमारे दिमाग और ये हमारे कलम, यानी यही हमारे हथियार की तरह है। तो इस जंग में हम लोग हार नहीं जाएंगे भाई, लड़ेंगे ना। चलिए, सोलर कुकर में क्या प्रयोग करें, यही है वो सोलर कुकर जो लोग खाना वाना बनाते हैं दोपहरिया में, और कभी भूख लग जाए तो इनके लिए धूप चाहिए, और कभी भूख ऐसा लगा, बादल के दिन आ गया हो या बारिश होने लगा हो, तो थोड़ा उठा पटक कर देंगे ना। घर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, भूखे हो जाते हैं जब, तो उनको कुछ सूझता नहीं है, भैया हम ही हैं, थोड़ा भूखे हो जाते हैं तो थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ापन टाइप का आने लगता है, और लंबा समय तक भूखे रह जाने पर और ही थोड़ा होता है, लगता है आदमी एकदम गुस्सा में हो जाएंगे। कतनो कंट्रोल करने का मतलब है भाई, देखिए भोजन का थोड़ा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इस बात का थोड़ा हमें बचना होगा। तो अवतले दर्पण होते हैं क्योंकि इसका भी आंतरिक सतह क्या करता है, परावर्तित करता है, इसीलिए वो अवतल ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान रखना है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर के तरफ वक्रित हो। लो भैया, अंदर के तरफ वक्रित माने क्या, ये तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर हो, तो अंदर की ओर परावर्तक सतह कौन है, हमारा अवतल ना है, ये है ना अंदर की ओर है, ये ना है भाई। तो देख लीजिए अवतल दर्पण हो गया, ये क्लियर कहानी, ये आसान था, एक बार इसके पहले क्वेश्चन आया था ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहेंगे, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन कह रहा है जी। क्वेश्चन समझिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी परावर्तक पृष्ठ है ले लीजिए, गोलीय दर्पण तो पूरा हो गया, लेकिन परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए ये ले लीजिए, हाँ ये ले लीजिए, तो इसके पृष्ठ के केंद्र को, ना कि इसके सेंटर वाले बात, इसके केंद्र को, तो इसका केंद्र लगभग कहाँ ले लें हम लोग, यहाँ ले लेते हैं केंद्र इसका, समझ रहे हैं ना। अगर गोलीय दर्पण के केंद्र कहेगा तो फिर भाई ये तो वक्रता केंद्र हो जाएगा, लेकिन ये हमारा पृष्ठ हो गया, और इस पृष्ठ के केंद्र लगभग इसको मान लीजिए सेंटर जगह इसका ले लीजिए इतना। तो इस आधार पे हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसका ध्रुव ले लेंगे। थोड़ा क्वेश्चन अजीब कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ, तो भाई हमारा ये है परावर्तक पृष्ठ, और इसके केंद्र को, तो इसका केंद्र हम केने माने, अगर हेजी मानते हैं तो वो भाई साहब हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र, लेकिन वो तो बात कह नहीं रहा है, ना ही हमारे ऑप्शन है, तो इसके जो बीच में हम ले रहे हैं इसी को ले रहे हैं ना, तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, ध्रुव बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। थोड़ा सा अजीब था। दर्पण सूत्र ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ध्यान रखना है
कि वस्तु कहाँ रखा जा रहा है जी। वस्तु अगर रखा रही है फोकस पर, वस्तु कहाँ रखा रही है फोकस पर, तो कैमरामैन जब फोकस करेंगे तो उनको लगेगा ना कि कहाँ से ये फोकस हो रहा है भाई, ये तो लग रहा है कि अनंत पे आ जाएगा, है ना। यानी वस्तु होगी फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा जी प्रभु, इमेज बनेगा अनंत पर। अगर वस्तु होगी जब अनंत पर तो इमेज कहाँ बनेगा जी, ये बनेगा फोकस पर, ठीक है ना। ये कहाँ बनेगा फोकस पर। ऐसे इसका समझ लीजिए कि ये कहानी हमारा है, इसका ऑब्जेक्टिव में ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो देखिए वस्तु को रख देंगे फोकस पे तो इमेज बन जाएगा अनंत पर, ठीक ना, मस्ती से एकदम। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये तो सर कमेंटे मार देंगे आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के तो आसान था। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, अच्छा ये क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है यानी तारा है, तो भाई प्रकाश यहाँ से निकल रहा है। मान लीजिए हमारे सूर्य हैं, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, तो जहाँ से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, क्योंकि एजे से प्रकाश आता है। तो कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्राकृतिक हो जाते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हो गए और कुछ मानव निर्मित हो गए। जैसे बल्ब ले लीजिए तो यह प्रकाश से देगा, है ना, लेकिन ये किसने बनाया इसको, तो इसको मानव ने बना दिया तो मानव निर्मित हो गया। यानी जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के होंगे। एक प्राकृतिक जिसमें हमारा नाम क्या है, सूर्य आ गए, तारा आ गया, चंद्रमा भी मैंने लेकर किसी से देता है, तो ये समझिए प्राकृतिक हो गए, और ये हो गए मानव निर्मित ना, जो मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया और टार्च हो गए, ये सारे। प्रकाश तरंग क्या है, ये तो सर जानते ही हम लोग। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के अंदर हमें पता है कि जब हम लोग सौर प्लेट लगा करके लाइन लेते हैं तो ये समझ में आ जा रहा है ना, सूर्य का प्रकाश, हमारे जो सूर्य जी हैं, इनका जो प्रकाश है सौर प्लेट पर पड़ता है। मान लीजिए ये सौर प्लेट है, ये क्या है जी, सौर प्लेट है समझिए, और ये ऐसे लगे हुए हैं तार, और तो इन पे जब पड़ेगा तो भाई साहब ये हमको क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। और प्रकाश अपने आप में तरंग भी है, अपने आप में क्या है, तरंग है। तो विद्युत तरंग, और तरंग में ध्यान रखना है कि तरंग में कुछ अट्रैक्शन भी है, कुछ खिंचाव भी है, तो इसमें कुछ मैग्नेट का भी गुण होते हैं, कुछ चुंबकीय तरंग के तरह हम कह सकते हैं। यानी इसमें लिखा भी है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश के अंदर विद्युत का भी गुण है और ये चुंबकीय तरंग होते हैं। ये थोड़ा बड़े लेवल पर पढ़ाई करना है। ये चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ये थोड़ा सा अलग से पढ़ना होगा इसको, तो ज़्यादा हम लोग इस पर गहराई से बात नहीं करेंगे, बस ये हमें पता है भी किया है। दंत विशेषज्ञ, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग ना, ऐसा क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा। लो ये क्वेश्चन समझिए, ये गोलीय दर्पण था और इसके परावर्तक पृष्ठ ले लीजिए। तो चलिए हम किसी परावर्तक पृष्ठ को ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए भाई हमारा क्या है, अवतल दर्पण हो गया, ये है इसका परावर्तक पृष्ठ। तो इसके वृत्ताकार सीमा रेखा, अब इसके वृत्त का सीमा बना दीजिए, इसका एक सीमा रेखा ऐसा खींच दीजिए जो उसका व्यास हो, क्या हो, व्यास। तो व्यास के लिए हम क्या करें, इसे खींच दें, है ना, व्यास हो गया जो उसके केंद्र से होके गुजरे या त्रिज्या के क्या हो, दोगुनी दिखाई दे दे। तो बताइए अब ये दर्पण में कोई प्रकाश जाएगा तो पहला नंबर किसे भेंट होगा, उसको पहला नंबर किसे भेंट होगा, व्यास ले होगा ना। तो व्यास यहाँ क्या कह रहा है, एक तरह से दरवाजा जैसा काम कर रहा है, द्वार की तरह कह रहा है कि प्रकाश लोग आ रहे हो तो आओ, तनी कुछ मुंह दिखाई दे दो, कुछ यहाँ पर दांदो छिड़ा कर दो। तो कहेगा क्या बात है भाई, तुम ही द्वार पे हो, तो हाँ हम ही पहले हैं, क्योंकि हमसे इजाज़त लेकर ही तो कोई जाएगा दर्पण के अंदर, तो इसीलिए हम जो है उसका क्या कहलाएंगे, हम दर्पण का द्वारक कहलाएंगे। पहले ही अंडरलाइन हो गया है ना आंसर, हो ऐसा लग रहा है कि वाह सरिता आंसर एकदम अपने से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे द्वारक हैं जो प्रकाश लोग से हालचाल पूछते रहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है।
ध्यान रखिए। क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता तिरछी है, यानी आर का मान कह रहा है कि हम दे दिए हैं 32 सेंटीमीटर, और 32 प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा, यानी कि 2y माइनस हो रहा, तो यही तरह नानी इसका खत्म हो गया, याद आ गया। तो f बराबर क्या होते हैं, r/2 होते हैं, यानी r का मान 32/2, तो कट के आ गया कितना 16, और प्लस में तो प्लस 16 हमारा C4 16, नहीं समझ में है, C4 16 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम अगला क्वेश्चन की तरफ देख लें। टार्च वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में, वही बात है, हेडलाइट में वही क्या, वहीं आगे वाला। तो कुछ क्वेश्चन भाई, इतना क्वेश्चन में 2-4 गो एक ही जैसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब थोड़ा इसको बढ़िया से देखा जाए तब ना इसको हटाना पड़ेगा। तो 1-2 क्वेश्चन तो लग रहा है पूरा तरह से कि घबरा गया होगा, इन्हें उन्हें पूछ दिया गया होगा। तो हमें लग रहा है कि अब कहानी हमारा इतना ही था। तो चलिए आप सभी से मिलेंगे आने वाले अगले क्लास में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक अगर कोई टिके होंगे, क्योंकि अंत तक लड़ना जो है ना सबके बस की बात तो होता नहीं है। शुरुआत तो सभी करते हैं, लेकिन रुकते वहीं हैं जो अंत तक टिकते हैं और अंत तक लड़ते हैं, और वहीं एक न एक दिन जीतते भी हैं। तो जो भी यहाँ तक क्लास देखे होंगे तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और हम अब अगले चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।